So today we are going to solve one more problem related to our topic, stresses in composite structure of equal length. Our question says that a composite bar is made up of brass rod of 25 diameter enclosed in a steel tube of 40 external diameter and 30 internal diameter as shown in figure. कहता है कि अपने क्वेश्चन में एक ब्रास का बार है जिसकी डायमीटर कितनी है 25 वो एक स्टील ट्यूब के अंदर डाला हुआ है। उस स्टील ट्यूब की जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 40 की और इंटरनल डायमीटर है वो है 30 की। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, मैंने ड्रॉ किया है। अंदर जो येलो कलर की लाइन है वो है ब्रास रॉड और जो ग्रे कलर की लाइन है वो है स्टील। देखो नाउ आगे क्या कहता है, द रॉड एंड ट्यूब बीइंग कोएक्सियल एंड इक्वल इन लेंथ आर सिक्योरली फिक्स्ड एट ईच एंड। मतलब कि दोनों की लेंथ इक्वल है और दोनों लेंथ से फिक्स्ड हैं, दोनों साइड से, मतलब कहीं से भी ओपन अप नहीं है वो। ओके, इफ द स्ट्रेस इन द ब्रास एंड द स्टील आर नॉट टू एक्सीड 70 MPa and 120 MPa, find the load P the composite bar can safely carry। मतलब क्या कहता है कि अभी जो है आपको P फाइंड आउट करनी है, लोड कितना वो कैरी कर सकता है, मगर कैसा होना चाहिए कि स्ट्रेस आपके ब्रास में 70 मेगापास्कल से ऊपर नहीं होना चाहिए और स्टील में 120 मेगापास्कल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल्सो फाइंड द चेंज इन लेंथ इफ द composite बार इज 500 लॉन्ग। मतलब कि अभी चेंज इन लेंथ भी फाइंड आउट करना है आपको, अगर उसकी लेंथ हमारे जो दी हुई है वो है 500 लॉन्ग। टेक E फॉर स्टील इज इक्वल्स टू 200 GPa एंड ब्रास इज इक्वल्स टू 80 GPa। ओके, तो चलो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, देन आफ्टर वी विल सॉल्व फर्दर। तो दिया है गिवन डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड, उसे हम लिख लेते हैं DB इज इक्वल्स टू दिया है 25 mm। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब, तो उसे हम ना कैपिटल DS लिख लेते हैं, वो दिया है 40 mm। इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब, तो उसे हम ना स्मॉल DS लिख लेते हैं, वो दिया है 30 mm। मैक्स स्ट्रेस इन ब्रास, मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो ब्रास में हो सकता है, तो चलो इसे मैं लिख देता हूं मैक्स B हो गया ये, और इसके बाजू में आप छोटा सा मैक्स लिख लो कि इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, 70 MPa मेगा पास्कल, और इसे हम कह सकते हैं न्यूटन पर mm²। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये साइन मैंने सिर्फ अलग अलग शो करने के लिए, नॉट द डिवीजन टर्म। ओके, नाउ अभी जो है मैक्स स्ट्रेस इन स्टील, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील मैक्स इज इक्वल्स टू कितना है 120 न्यूटन पर mm²। नाउ लेंथ ऑफ द ब्रास रॉड, तो लेंथ ऑफ द ब्रास रॉड जो है अपना वो है कितना LB, और देखो लेंथ ऑफ स्टील रॉड भी है वो भी अपना सेम ही है ना, तो LB इज इक्वल्स टू LS इज इक्वल्स टू लिख देते हैं 500 mm। नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का दिया है वो कितना है 200, तो 200 GPa है, उसे हम लिख लेते हैं 10⁻³ न्यूटन पर mm² में। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है ब्रास का, उसे हम लिख लेते हैं 80 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² में। देखो तो अभी हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो लोड जो कैरी कर सकता है सेफली वो, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन लेंथ, है ना। तो सबसे पहले हम लोड फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। तो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी लोड द कंपोजिट बार कैन सेफली कैरी। क्या हो जाएगा, तो अभी देखो अभी हमें फॉर्मूला क्या रिक्वायर्ड होगा लोड के लिए, तो लोड के लिए अपने पास फॉर्मूला है, टोटल लोड जो चाहिए होती है कंपोजिट बार के लिए वो क्या था अपने पास में, P इज इक्वल्स टू क्या है, स्ट्रेस इन B फिर एरिया इन ब्रास हो जाएगा प्लस
स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया इन स्टील। तो इससे हम लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। बट देखो यहाँ पे क्या क्या है अपने पास में, दिया है डायमीटर दिया है हमें, तो उससे हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे स्टील का और ब्रास का, दोनों का, तो ये दोनों पार्ट हमें मिल जाएगा। देन आफ्टर हमें फाइंड आउट करना होगा स्ट्रेस दोनों में। तो आप कहोगे कि सर इसका मैक्स स्ट्रेस तो दिया ही है, बट बेटा इसे मैक्स स्ट्रेस दिया है, इसे आप एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने स्टील का मैक्स स्ट्रेस यूज किया तो हो सकता है कि स्टील के मैक्स स्ट्रेस के वजह से ब्रास का जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, है ना। या फिर जो ब्रास पे मैक्स स्ट्रेस आपने यूज किया, क्योंकि ये जो बार है हमारा वो कॉम्पोजिट बार है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्टली स्टील के प्रोडक्ट पे, मतलब स्टील का जो हमारा मटेरियल है उस पे 120 किलो न्यूटन की जो है स्ट्रेस हम डाल सकते हैं, मगर these are maximum stress, so we cannot use this directly। okay, तो आपको दो प्रोडक्ट्स, जब दो मटेरियल एक साथ में होते हैं तो आपके उनके रिलेटिव में स्ट्रेस निकालनी होती है। आप ऐसे डायरेक्टली अगर स्ट्रेस यूज कर दोगे आप गलत कर दोगे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो देखो सबसे पहले एरिया इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो, एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, दिस विल गिव यू पाई बाई 4। अब एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर वाला है तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, होता है एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर। तो देखो ऐसे ही किया है हमने। तो नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 549.77 mm स्क्वायर। नाउ अभी एरिया ऑफ ब्रास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ब्रास एक रॉड है हमारा, है ना, तो उससे डायरेक्टली हम डी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 mm का है उसका डायमीटर, तो वो आपको देगा आफ्टर सॉल्विंग 490.87 mm स्क्वायर। अब देखो, अब हमारी बात आती है स्ट्रेस की, जहां पे मैंने आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ना, कि डायरेक्टली आप ये यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करोगे, देखो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों की जो एंड है वो फिक्स्ड है ना। तो जब देखो एंड फिक्स होता है तो स्ट्रेन जो होती है बार के अंदर में दोनों बार की वो हो जाएगी सेम, क्योंकि देखो स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, है ना। तो क्या होगा कि टोटल जो चेंज इन लेंथ इनकी होगी वो सेम होगी, क्योंकि फिक्स्ड है एंड हमारा यहाँ पे। तो देखो डायरेक्टली वी कैन से दैट कि स्ट्रेन इन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन स्टील विल बी इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इन ब्रास। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेयर बार इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ the ends, therefore strain in the both the bars मत लिखो, materials will be equal। okay, now तो from above we can say that के strain in brass is equals to हो जाएगा strain in steel, है ना। तो देखो अभी इससे अब स्ट्रेन इन ब्रास के लिए आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन इन ब्रास के लिए अपने पास फॉर्मूला है स्ट्रेस इन ब्रास अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास, हो जाएगा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इन स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, है ना। नाउ अभी देखो इस रिलेशन को यूज करके अभी हम फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, देखो अभी एक एक बार आप दोनों बार का ना हम क्या करने वाले हैं, देखो अभी मैंने बोला था आपको कि डायरेक्टली दोनों की जो मैक्सिमम स्ट्रेस हम यूज नहीं कर सकते, तो हम चेक करेंगे कि एक बार का अगर मैक्सिमम स्ट्रेस आपने अप्लाई किया तो दूसरे बार पे कितना स्ट्रेस आएगा, फिर से दूसरे बार पे अगर मैक्सिमम स्ट्रेस आपने अप्लाई किया तो पहले बार पे कितना स्ट्रेस आएगा, क्योंकि अभी दो बार्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में ना ऐसे फिक्स्ड हैं, एक दूसरे को ना पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर आप अभी देखो मैं पॉइंट आउट आपको बताता हूँ क्लियरली, कि जैसे हमारे पास में एक दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को आप ना पकड़ के एक साथ खींच रहे हो, एक ऑब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है,
और स्टील का बना हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा वो है वुडन ऑब्जेक्ट, दोनों को सेम वेट से आप खींचते जा रहे हो, तो स्टील की जो स्ट्रेस जो सहने का कैपेसिटी होगा वो काफी ज्यादा होगा, बट जो वुड का होगा वो काफी कम होगा, तो वो तो टूट जाएगा पहले ना। तो हमें दोनों मटेरियल को एक साथ लेके चलना है, दैट्स वाई। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हेयर की स्ट्रेस क्या कैसे किस पे अप्लाई होगा। तो देखो, व्हेन स्ट्रेस इन द ब्रास इज 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज कौन सा, मैक्स वाला है। तो देखो, अभी ब्रास के ऊपर अगर 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब जो मैक्स अगर अप्लाई किया आपने, तो वो स्टील पे क्या असर डालेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर देखो तो स्ट्रेस इन स्टील विल बी एबव, ये वाला इक्वेशन हम अभी यूज कर रहे हैं, ओके, ये वाला, ठीक है। तो स्ट्रेस इन स्टील को अगर आप साइड में लोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास इनटू स्ट्रेस इन ब्रास हो जाएगा। तो देखो, अभी स्ट्रेस इन ब्रास अगर आप देख रहे हो तो देखो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 80 इंटू 10⁻³ इंटू इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है अभी आपने अप्लाई कर दिया। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है तो स्टील के ऊपर जो स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा देखते हैं। तो इट विल गिव यू 175 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी देखो, ये जो वैल्यू है, अभी स्टील बार में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है इसके मैक्सिमम स्ट्रेस के वजह से वो 175 है, बट जो आपको अलाउड है वो कितना है, 120। दैट्स वाई आप ये दोनों वैल्यू यूज नहीं कर सकते इसकी लोड फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी अप्लाई किया था 70 किलो न्यूटन और स्टील की जो वैल्यू है हमारी वो 120 से नीचे आता, ठीक है, तो हम ये दोनों वैल्यू यूज कर लेते और डायरेक्टली हमारा वो ऊपर पी वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है ना, क्योंकि अभी तक हमें हमें जो बाकी है फाइंड आउट करने के लिए वो स्ट्रेसेस ही है दोनों का। तो देखो, एक का स्ट्रेस हम ले लेते 70 न्यूटन और 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और दूसरे का स्ट्रेस हम ले लेते 175 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। बट यहाँ पे 175 120 से काफी ज्यादा चला जा रहा है, तो हम चेक करते हैं कि अगर 120 किलो न्यूटन स्टील वाला जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो अगर अप्लाई किया तो ब्रास के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। व्हेन स्ट्रेस इन द स्टील इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये मैक्स वाला है उसका, है ना, तो ब्रास के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो चलो देखते हैं। तो अभी फॉर्मूला से अभी देखो, स्ट्रेस इन ब्रास विल बी हाउ मच, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास, देखो ये भी यहीं से आ रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा और ये जैसे है वैसे ही रहेगा, और इनटू मॉडुलस सॉरी स्ट्रेस इन स्टील हो जाएगा। देखो, तो दिस विल गिव यू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻³ इंटू कितना है 120। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट कि स्ट्रेस इन ब्रास विल बी हाउ मच, 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अभी देखो, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस आपने स्टील के ऊपर अप्लाई किया है तो ब्रास के ऊपर में 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही आ रहा है ना। तो देखो, मतलब कि ये दोनों जो स्ट्रेसेस की वैल्यूज हैं हमारी, वो दोनों क्या हो रहे हैं, हमारे जो रिक्वायर्ड जो लिमिट है हमारा उसके अंदर आ रहा है। स्टील में मैक्सिमम आप 120 अप्लाई कर सकते हो और ये तो हमारा मैक्सिमम अलाउड था वो था 70। तो इसी तरह से देखो, एग्जैक्टली अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर मैक्स दो मटेरियल्स का दिया हुआ है तो आप उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कभी भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। ओके, तो चलो, अब हमें फॉर्मूला के लिए सब कुछ मिल चुका है तो डायरेक्टली हम अपना लोड फाइंड आउट कर लेंगे। तो लोड क्या था हमारा, लोड P इज इक्वल्स टू क्या था, स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील
प्लस स्ट्रेस इन बार इनटू एरिया ऑफ बार। चलो इसमें सब कुछ अभी फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं जो जो वैल्यूज हमारे पास में है। तो क्या क्या वैल्यूज हमारे पास में है तो देखो, स्ट्रेस इन स्टील अभी अपना 120 वाला लेंगे है ना, इनटू क्या करोगे 549.77, इसे ब्रैकेट में रख लो, प्लस स्ट्रेस इन ब्रास तो अभी 48 वाला आप लोगे, इनटू इसकी एरिया कितनी थी 490.87। चलो इसे कैलकुलेट जब आप करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू P इज इक्वल्स टू हाउ मच 8953.4.16 न्यूटन। तो इसे हम ना किलो न्यूटन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल गिव यू P इज इक्वल्स टू, अभी किलो न्यूटन के लिए 3 पॉइंट्स इधर आ जाएगा है ना, तो 89.53 किलो न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन लेंथ, है ना। तो चलो देखते हैं। अभी देखो दोनों बार के ऊपर जो आप लोड अप्लाई कर रहे हो, तो उस लोड के वजह से जो चेंज इन लेंथ होगा वो तो सेम ही होगा, है ना। क्योंकि देखो बार दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स है, तो चेंज इन लेंथ तो एकदम फिक्स होगा। तो किसी भी एक बार का अगर हम चेंज इन लेंथ निकाल लें तो क्या हो जाएगा, दूसरे बार का भी चेंज इन लेंथ हमें मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट इज फाइंडिंग चेंज इन लेंथ, है ना। तो देखो चेंज इन लेंथ विल बी हाउ मच, पी एल अपॉन ए ई होता है। तो P आप यूज कर लो, देखो अभी पी एल अपॉन ए ई के जगह पे P अपॉन ए इज इक्वल्स टू स्ट्रेस होता है ना। तो इसे सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस विल गिव यू, अभी देखो स्ट्रेस, अभी ना इसे हम यूज कर लेते हैं 48 वाला, ओके मतलब कि ब्रास वाला। तो सारे टर्म्स जो आप डालोगे इसमें वो ब्रास वाला ही यूज करोगे। तो ब्रास का स्ट्रेस कितना था हमारा 48 था, इनटू लेंथ तो दोनों का सेम था, दैट वाज 500, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रास की थी वो थी 80 इनटू 10⁻³ आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0.3 mm। तो देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर चेंज इन लेंथ अगर हमने यहाँ पे ब्रास में फाइंड आउट किया है और अभी मैंने आपको बताया कि चेंज इन लेंथ अगर आप स्टील की फाइंड आउट करते तो भी इक्वल ही आता, उसे कैसे फाइंड आउट करते आप, चेंज इन लेंथ स्टील वाला तो सेम यही फॉर्मूला, स्ट्रेस इनटू लेंथ ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, हमारे स्टील वाले वैल्यूज आ जाएंगे। तो 120 इनटू, अभी स्टील का भी लेंथ 500 था बट इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था 200 इनटू 10⁻³। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द सेम वैल्यू 0.3 mm। So we have got our answer. So in the next topic I will solve one more problem related to this topic only. Okay, thank you.